रामपुर नाम का एक गांव था। वो गांव चारों तरफ हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। उस गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू बहुत ही मेहनती और एक ईमानदार किसान था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। उसमें वो दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। बिरजू के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, मगर उसके पास जो भी था वो उसके लिए अनमोल था। एक दिन बिरजू अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे जल्दी जाना है। हाँ जी, मैं आपका खाना अभी निकाल देती हूं, मगर सुनिए जी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप तो इस तरह से परेशान हो रहे हैं जैसे कि आपको किसी खास जगह पर जाना है। भाग्यवान, मुझे आज खास जगह पर ही जाना है। आज मुझे जमींदार जी ने अपने घर पर बुलाया है। क्या आपको जमींदार जी ने बुलाया है? भला ऐसा क्या खास काम आ गया जो उन्होंने आपको बुलाया है? पता नहीं भाग्यवान, अब तो वहां पर जाकर ही पता चलेगा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। जानकी बिरजू को खाना देती है और कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात करनी थी। जमींदार जी के घर से आप जल्दी ही घर आ जाइएगा। जानकी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ बात है क्या? मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा देर तक घर से बाहर रहें। रास्ते ठीक नहीं है और अब ठंड भी पड़ने लगी है। अच्छा ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा। इतना कहकर बिरजू घर से चला जाता है और वो दिन भर खेतों में काम करता है। और जैसे ही शाम होती है, बिरजू जमींदार जी के घर पर जाता है। आओ आओ बिरजू, और कहो, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? और सब कामकाज कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब बढ़िया है मालिक, बस इस बार खेती में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। सोच रहा हूं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा उपज हो ताकि अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ा सकूं। अरे बिरजू, तुम्हारे बेटे को शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, पर क्या इतनी बड़ी रकम तुम्हारा छोटा सा खेत पूरी कर पाएगा? हाँ मालिक, मैं जानता हूं, पर मैं कर भी क्या सकता हूं। अपने खेत में दिन रात मेहनत तो कर ही रहा हूं, और देना ना देना तो ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। हाँ बिरजू, तुम तो सच में बहुत ही मेहनती हो। अरे, मैं तो एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया। क्या बात है मालिक, कहिए ना। मेरी गेहूं की बोरियां शहर पहुंचानी है। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से मेरा एक काम कर दो तो बदले में मैं तुम्हें अपनी 5 बीघा जमीन जोतने के लिए दे दूंगा, और उसका कोई भी किराया या पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना होगा। मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, और वो भी मेरे लिए? बिरजू, आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है। तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ाओ लिखाओ और उसे एक बड़ा आदमी बनाओ। मैं आपकी ये बोरियां जरूर शहर पहुंचाऊंगा, और आपकी जमीन में मैं इस बार ऐसी मेहनत करूंगा कि आपकी फसल दोगुनी होगी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर बिरजू वहां से अपने घर को चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, कहां हो? जरा सुनो तो। तभी वहां पर जानकी आती है। अजी, क्या हुआ? आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, कोई खास बात है क्या? एक बहुत अच्छी खबर लाया हूं। जमींदार साहब ने मुझे अपनी 5 बीघा जमीन खेती के लिए दी है, और उसकी फसल में से वे कुछ भी नहीं लेंगे। उसमें से जितना अनाज होगा वो सब हमारा होगा, पर इसके बदले में मुझे उनकी गेहूं की बोरियां अपनी बैलगाड़ी से शहर पहुंचानी होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मौका हर किसी को कहां मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अब लग रहा है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब हम अपने बेटे को शहर भेजकर अच्छी शिक्षा देंगे। मैं उसको हर वो चीज दूंगा जो मुझे नहीं मिली। अब मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिख रहा है। तभी उसका बेटा वहां आता है और कहता है, पिताजी, शहर से लौटते समय मेरे लिए समोसे लेते आना, मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए समोसे ले आऊंगा। अगले दिन बिरजू घर से जल्दी निकल जाता है और जमींदार जी के यहां जाता है, और वहां से बोरियां अपनी बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकल जाता है। बोरियां लेकर बिरजू शहर में किशन लाल के यहां पहुंचता है। तब किशन लाल बिरजू से कहता है, अरे बिरजू,
तुम्हारा यहां इस शहर में कैसे आना हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? काका, जमींदार जी ने आपके यहां बोरियां पहुंचाने को बोला था। अरे हां बिरजू, मैं तो भूल ही गया था। जाओ, हमारे यहां बोरियां तुम रखवा दो। हाँ, आप फिक्र मत करो, मैं रखवा दूंगा। अच्छा, तुम बहुत दूर गांव से आए हो, तो चलो कुछ नाश्ता पानी कर लो। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलो और चलकर कुछ खा लो। अरे नहीं नहीं काका, रात होने से पहले घर जाना है। अच्छा, तो ठीक है, अब तुम जाओ। और हां, सेठ जी से कहना कि अभी भी हम उनका गेहूं संभाल कर रख रहे हैं। ठीक है काका, अब मैं चलता हूं। अगली बार आऊंगा तब नाश्ता पानी करूंगा। बिरजू चलते चलते थक जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उधर से एक किसान आता है। अरे बिरजू भाई, आप यहां क्या कर रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं, जमींदार जी की बोरियों का हिसाब लेने आया था, मगर रास्ते में चलते चलते इतना थक गया, सोचा कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं। अच्छा, बोरी का हिसाब लेने चले थे और खुद ही बैठ गए। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहां आ गया, वरना तुम तो यहां अकेले ही बैठे रहते। अरे नहीं भाई, अब मैं घर की ओर निकलता हूं और रात होने से पहले मुझे घर भी पहुंचना है। अरे भाई, तो चलो हम साथ में चलते हैं, मुझे भी घर जाना है। कुछ ही दूर चलने पर एक समोसे वाले की दुकान आती है। समोसे की दुकान को देखकर बिरजू कहता है, अरे जरा रुको भाई, मुझे जरा कुछ समोसे खरीदने हैं। मेरे बेटे ने मुझसे समोसे मंगवाए हैं, उसे समोसे बहुत पसंद हैं। बिरजू समोसे और जलेबी ले लेता है और कुछ ही देर में चलते हुए वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो अपने बेटे को समोसे देते हुए कहता है, लो बेटा, समोसे और जलेबी तुमने मंगवाए थे ना? उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी आज इतनी देर कैसे हो गई? आज तो आपको बहुत समय लग गया। इतनी देर से कोई घर आता है क्या? सुनिए जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर समय पर आया कीजिए, मगर आप हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं और समय पर ही नहीं आते। भाग्यवान सेठ जी के घर गया था, उनकी गेहूं की बोरियों को शहर में पहुंचाना था। बोरियों को जगह पर देने में देर हो गई। भाग्यवान, काम में तो देर सवेर होती रहती है। चलो छोड़ो, अब मुझे खाना दो। अच्छा ठीक है, मगर आपको जलेबी समोसे लाने की क्या जरूरत थी? अभी वैसे भी हमारा पैसे के मामले में हाथ तंग है। भाग्यवान, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम दोनों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अगर मुझे पूरी दुकान भी लानी पड़े तो मैं वो भी कर सकता हूं। चलिए बस, अब रहने दीजिए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आइए अब सब मिलकर खाना खा लेते हैं। पूरा परिवार मिलकर जलेबी समोसे खाकर सो जाते हैं। बिरजू दिन रात एक करके खेत पर काम करता है और बहुत ही कम समय में अच्छी फसल उगा लेता है। बिरजू के पड़ोसी को यह सब देखकर बहुत जलन होती है। पड़ोसी की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, क्या आपने सुना, बिरजू को जमींदार साहब ने 5 बीघा जमीन खेती के लिए दी है। बिरजू तो पहले से ही अच्छा खासा कमा लेता था और अब तो उसके पास 5 बीघा जमीन और आ गई है। अब तो वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, मैंने भी ये बात सुनी है। सच कहूं तो मुझसे भी उसकी खुशी देखी नहीं जाती। हर बार हर चीज बिरजू की ही किस्मत में क्यों आती है? जो भी हो, हम कर भी क्या सकते हैं। अच्छा, अभी उसकी फसल तैयार होने दीजिए, तब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसी समय हम कोई कदम उठाएंगे। अभी कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो, मगर बिरजू बहुत ही तेज इंसान है, उसे धोखा देना इतनी आसान बात नहीं है। हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमारा काम भी हो जाए और उसे पता भी ना चले। मुझे सब पता है जी, आप चिंता मत करो। जब उसकी फसल पककर तैयार होगी तब हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं। असली खेल तो तब शुरू होगा जब उसकी फसल पककर तैयार होगी। तब देखना हम बिरजू को कैसे सबक सिखाते हैं। अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। इधर बिरजू पूरी लगन से अपने खेतों में काम करता है। अच्छी फसल उगाने के लिए वो अपनी जी जान लगाकर मेहनत करता है। उसकी मेहनत का पसीना ये गवाही दे रहा था कि उसकी फसल कितनी अच्छी होने वाली है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है
और बिरजू की फसल पककर तैयार हो जाती है। तब पड़ोसन की पत्नी कहती है, सुनिए जी, बिरजू की फसल पककर तैयार हो गई है। यही सही समय है, हमें कोई ना कोई कदम उठाना होगा। अरे हाँ भाग्यवान, इस बार तो उसे हमें अच्छा सबक सिखाना होगा। मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम उसकी फसल को कैसे बर्बाद करें। इस बार तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा सर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। सुनिए जी, आप बहुत सारे जानवरों को उसके खेतों में छोड़ दीजिए। वो सारे जानवर उसके खेत को बर्बाद कर देंगे और जानवरों के चले जाने के बाद कुछ दवा का भी फसलों पर छिड़काव कर दीजिए, जिससे उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। फसल के बर्बाद होने का नुकसान बिरजू सह नहीं पाएगा और जमींदार को मजबूरन उसका खेत लेना पड़ेगा। यही मौका है बिरजू को पूरी तरह से बर्बाद करने का। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और उसकी फसल बर्बाद करके ही आऊंगा। मगर भाग्यवान, मुझे ऐसा करते किसी ने देख लिया तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। उसके बाद बिरजू का पड़ोसी सुखीलाल बिरजू के खेत पर बहुत सारे जानवरों को लेकर जाता है और उसके खेत में छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे छिपकर यह सब देख रहा होता है। जब सारे जानवर चले जाते हैं तब सुखीलाल फिर से आता है और फसल पर दवा का छिड़काव कर देता है, जिससे बिरजू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो बिरजू और उसकी पत्नी जानकी दोनों खेत पर जाते हैं। उसकी पत्नी बड़े दुखी मन से कहती है, देखिए जी, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो। हमारी सिर्फ फसल ही नहीं बर्बाद हुई है, हमारे सपने भी टूट गए हैं। इस फसल को उगाने के लिए मैंने ना दिन देखा ना रात, और दिन रात लगातार मेहनत करता रहा और एक झटके में सब बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था इस फसल को बेचने के बाद मैं अपने बेटे को शहर में पढ़ाने के लिए भेजूंगा, मगर अब तो फसल ही ना रही। मेरे सारे सपने टूट गए। बिरजू अपनी फसल की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है। वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तब बिरजू की पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है, सुनिए जी, आप मायूस मत होइए। जिसने भी ये किया है उसने हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। बिरजू कहता है, जानकी, हमारी फसल का इस तरह से बर्बाद हो जाना कोई हादसा नहीं है, बल्कि किसी ने सोच समझकर यह काम किया है। कोई हमें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है, मगर साजिश करने वाला यह नहीं भूले कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। उसको एक न एक दिन अपनी करनी की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद बिरजू के घर जमींदार आता है और कहता है, सुनो बिरजू, मुझे पैसे चाहिए। मैंने अपनी 5 बीघा जमीन खेती करने के लिए दी थी, तो अब मुझे आधे पैसे दे दो। मेरे घर में जरूरी काम आ गया है। मालिक, मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने दिन रात एक करके अच्छी फसल तैयार की थी, मगर पता नहीं कैसे फसल पकने पर किसी ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। देखो बिरजू, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। ये सारी बहानेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें खेती के लिए इतनी बड़ी जमीन दी थी और अब पैसे देने का समय आया तो तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, यह बात बिल्कुल सच है। मैं कोई बहानेबाजी नहीं कर रहा हूं मालिक। मैं तो खुद अपने बेटे को शहर बेचकर पढ़ाने का सपना देख रहा था, मगर मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। मेरे सारे सपने टूट गए। जमींदार कहता है, देखो बिरजू, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम अपना खेत भी भूल जाओ। मैं तुम्हारे खुद की 5 बीघा जमीन भी अपने कब्जे में ले लूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा घर भी ले लूंगा। जमींदार बिरजू का घर और जमीन दोनों अपने कब्जे में ले लेता है। बेघर हो जाने के बाद बिरजू अपनी बीवी और बेटे को लेकर शहर की ओर चल देता है। चलते चलते वे सभी बहुत थक जाते हैं। बिरजू का बेटा कहता है, पिताजी, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूं और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। बिरजू बड़े दुखी मन से कहता है, हे भगवान, मैं कैसा लाचार पिता हूं।
जो अपने बेटे का पेट भी नहीं भर सकता। मेरे पास तो ना कोई रहने का ठिकाना है और ना ही कोई काम है, फिर मैं तुम दोनों का पेट कैसे भरूं? भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप हिम्मत मत हारिए जी, मैं कुछ करती हूं, कहीं से खाना मांग कर देखती हूं, शायद कुछ मिल जाए। जानकी एक घर की तरफ जाती है और घर के सामने खड़े होकर आवाज देती है, सुनिए, घर में कोई है क्या? तभी घर के अंदर से एक महिला बाहर आती है। सुनिए बहन जी, क्या आपके पास थोड़ा खाना मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मेरी मदद कीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। वो महिला कहती है, अब तो घर में खाना बचा ही नहीं है, सभी लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खत्म हो चुका है। अगर तुम थोड़ा पहले आती तो शायद थोड़ा मिल भी जाता। अब घर में खाना नहीं बचा है तो मैं तुम्हें खाना कहां से दूं? तुम किसी और से खाना क्यों नहीं मांग कर देखती हो, शायद तुम्हें वहां कुछ मिल जाए। जानकी मायूस होकर वापस आ जाती है। बिरजू उससे पूछता है, क्या हुआ भाग्यवान, क्या तुम्हें कहीं भी खाना नहीं मिला? मैं जानता था इस गांव में अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा, चलो हम शहर चलते हैं, वहां मेरा एक दोस्त रहता है, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। वे तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। वहां पहुंचते हैं तो बिरजू का दोस्त उसे देखकर कहता है, अरे बिरजू भाई, कैसे हो और यहां कैसे आना हुआ? और भाभी को भी साथ ले आए हो, बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहां देखकर। बिरजू अपने दोस्त किशन को बताता है, किशन भाई, हमारे नसीब में खुशी कहां है? मैं यहां मुसीबत का मारा हुआ आया हूं, हमने अपना गांव छोड़ दिया है, उस गांव में अब मेरा कुछ नहीं बचा है, मेरी इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई और जमींदार जी ने मेरी जमीन और घर दोनों अपने कब्जे में ले लिया। हमारे पास अब रहने का ठिकाना तक नहीं है, हम जाएं तो जाएं कहां? इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। किशन कहता है, बिरजू भाई, तुमने बहुत अच्छा किया कि यहां चले आए, मैंने यहां दूसरी जगह पर दूसरा घर ले लिया है, आज से तुम और तुम्हारा परिवार इसी घर में रहेंगे, और ये लो कुछ पैसे, अभी तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के बताना। किशन भाई, तुमने मेरे बुरे समय में इतनी बड़ी मदद की है, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा? बिरजू भाई, असली दोस्त वही होता है जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो, और तुमने तो अपनी दोस्ती और ईमानदारी से हमेशा अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है, इसीलिए अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद करूं। यह घर तुम्हारा है। किशन भाई, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो, जब सब लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया तब आपने हमें सहारा दिया, मैं और मेरा परिवार तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा तो ठीक है बिरजू भाई, अब मैं चलता हूं। उन्हें रहने के लिए घर तो मिल जाता है, मगर शहर में वे रहकर खाएंगे क्या और करेंगे क्या, ये उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। बिरजू जानकी से कहता है, सुनो भाग्यवान, हमें रहने के लिए घर तो मिल गया है, मगर शहर में जीने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी जानकी के मन में ख्याल आता है और वो बिरजू से कहती है, अजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे मन में एक ख्याल आया है, आपके दोस्त ने जो थोड़े पैसे दिए हैं उनसे आप जाकर समोसे की सामग्री ले आइए, हम समोसे बनाकर बेचेंगे, और अब सर्दियां भी शुरू हो रही हैं तो लोग बड़े चाव से सर्दियों में समोसे खाएंगे। अगर हमारे समोसे का काम चल गया तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी चला जाए और हमारे समोसे का व्यापार भी न चल पाए। अजी आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। बिरजू बाजार जाकर उन पैसों से समोसे बनाने की सामग्री ले आता है। फिर जानकी उस सामग्री से समोसे बनाती है। जानकी कुछ समोसे बनाकर बिरजू को देती है और बिरजू उन समोसों को बेचने के लिए निकल पड़ता है। बिरजू हर जगह आवाज लगाता है, समोसे ले लो समोसे, खस्ता समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। एक महिला बिरजू से समोसे लेने के लिए घर से बाहर आती है। अरे भैया, ये समोसे देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, गरम तो है ना, कैसे दे रहे हो समोसे? बहन बिल्कुल गरम गरम समोसे हैं, 2 रुपए का एक समोसा है।
बोलिए बहन जी, कितने समोसे दूं? अच्छा ठीक है, 10 समोसे दे दीजिए भैया। बिरजू 10 समोसे उसे दे देता है और पैसे लेकर आगे निकल जाता है। धीरे धीरे करके बिरजू के सारे समोसे बिक जाते हैं और बिरजू घर वापस आ जाता है। वो घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी से कहता है, जानकी, एक गिलास पानी तो देना जरा, मैं बहुत थक गया हूं। हाँ जी, अभी लाती हूं। सुनिए जी, क्या हुआ, क्या कुछ समोसे बिके? हाँ जानकी, हमारे सारे समोसे हाथों हाथ बिक गए। अब रोजाना बिरजू इसी तरह से समोसे बेचता और बिरजू के सारे समोसे हाथों हाथ बिक जाते। इस तरह बिरजू का समोसे का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा और बिरजू की अच्छी आमदनी होने लगी और शहर में ही बिरजू ने एक समोसे और चाय की अच्छी सी दुकान खोल ली। अब उनकी परेशानी बिल्कुल दूर हो चुकी थी। बिरजू ने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया था। अब उसके बेटे को अच्छी शिक्षा मिल रही थी। एक दिन बिरजू को अपने गांव की बहुत याद आती है और वो अपनी पत्नी से कहता है, जानकी, मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। शहर में तो भागदौड़ की जिंदगी है, मगर हमारे गांव में एक अलग ही सुकून है। मुझे मेरे खेत की मिट्टी, गांव का वो अपनापन और मेरे खेत खलियान सब बहुत याद आते हैं। अब तो हमारे पास पैसा भी है, तो हम जमींदार जी से अपनी पुश्तैनी जमीन वापस ले सकते हैं और हम एक नया घर भी बनाएंगे। ऐसा घर जहां उस घर का हर कोना हमारे सपनों से भरा होगा। जानकी कहती है, ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि हम गांव में जाकर ही रहें तो हम वहीं जाकर रहेंगे। वैसे भी वहां अलग ही सुकून है। बिरजू किशनलाल से बोलकर अपने गांव लौट जाता है। वहीं दूसरी ओर बिरजू के पड़ोसियों की बहुत ही बुरी हालत थी। वो बहुत ही गरीब हो चुके थे। उनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था और उन्हें बीमारी ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके मन में बहुत ही पछतावा था। वो बिरजू से मिलकर माफी मांगना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि बिरजू गांव में वापस लौट आया है, तब वो बिरजू के घर जाते हैं। बिरजू भाई, हमें माफ कर दो। मैं वही था जिसने तुम्हारी फसल बर्बाद की थी। तुम्हारे बढ़ते कदम मैं रोकना चाहता था। जलन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, पर आज मैं उस पाप का बोझ नहीं उठा पा रहा हूं। बिरजू, मेरी आत्मा हर दिन मुझे इस गुनाह के लिए कोसती है, इसलिए बिरजू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। बिरजू कहता है, तो वो तुम थे सुखीलाल, जिसने हमसे हमारा घर, हमारी खुशियां सब कुछ छीन ली थी। तुम्हारे कारण मेरे परिवार को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा। सुखीलाल, ऊपर वाला सब देखता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। तुम अपनी गलती मान चुके हो और अपने किए पर पछता रहे हो, इसलिए माफी मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि एक दिन सबको उसी के पास जाना है और हम सबके गुनाहों की माफी देने वाला वही है। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम जाकर ऊपर वाले से भी माफी मांग लेना, वे तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। अब बिरजू जमींदार से अपने खेत और घर भी छुड़वा लेता है और वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।